Hello everyone. I hope you all are doing well and keeping in a good health. So today again we are with a new video and that is on UPSC CSC PYQs. और इस वीडियो में हम लोग आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे प्रीसेट सीरीज में. सो हेयर कम्स द क्वेश्चन फॉर द न्यू व्यूवर्स, व्हाट इज़ प्रीसेट एंड वाई प्रीसेट. ठीक है, देखो यार, प्रीसेट में हम क्या कर रहे हैं कि हम चीज़ों को सब्जेक्ट वाइज देन चैप्टर वाइज एंड इन दैट टू वी आर डिस्कसिंग इट टॉपिक वाइज. और टॉपिक वाइज करने से सबसे ज़्यादा बेहतर क्या हो रहा है ना कि जो PYQs में आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, राइट, उनकी डिटेलिंग हो जा रही है. आप समझ रहे हो, उनकी डिटेलिंग हो जा रही है. और इस डिटेलिंग का फ़ायदा क्या होगा, लिंकेज ड्रॉ करने में, अपकमिंग टॉपिक से लिंकेज ड्रॉ करने में. तो ये जो आपको एक प्रकार से ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प हो रहा है एक इस वीडियो सीरीज़ से. आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज़ की कुछ वीडियोस आ रखी हैं ऑन ज्योग्राफी, ऑन इकोनॉमी, ऑन पॉलिटी एंड एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, ये सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है एनवायरमेंट पे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. आपको रूल्स पता ही हैं कि मैंने क्वेश्चंस को 3 सेगमेंट बांटा है, हार्ड, नॉट दैट हार्ड एंड ईजी टू हैंडल. ठीक है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर होगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इसमें हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम फंक्शंस, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. ये मॉडरेट सेगमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है, ऑप्शन आप देख ही रहे हो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल 4. ठीक है, इसको देख लेते हैं. और देखो मैचिंग का सवाल है. मैचिंग वाले में मैं इसको मॉडरेट इसलिए रखा हूँ कि अगर आप 1-2 भी जान रहे हो तो ईजिली वो आपको हेल्प कर देता है. ठीक है, सो सी, होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, सतमकोट्टा लेक तमिलनाडु. ठीक है, देखो होकेरा वॉज ऑलरेडी इन PYQs. ये PYQs में पूछ रखा है. ठीक है, अगर ये PYQs में पूछ रखा है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि देखो PYQ को छोड़ना ही नहीं, इसीलिए डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं. और 2022 में पूछा था. ये पंजाब में नहीं है, ये है कहाँ, आपका जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, ये एक वेटलैंड है, श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है. ये वेटलैंड आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर के आसपास है, तो मैपिंग में भी आपको हेल्प होगी. ठीक है, और ये पेरेनियल वेटलैंड है हमेशा. ठीक है, झेलम बेसिन के आसपास ही इसको बताया जाता है. ठीक है, झेलम बेसिन के आसपास है. तो ये तो गलत हो गया पहला. ठीक है, तो ऑल 4 तो गया यहाँ पे. आगे चलते हैं. अच्छा देखो, ये ना टफ भी है और ये ईजी भी है. 1-2 भी आपको पता है तो आउट ऑफ दीज इट इज़ मोस्ट प्रॉबेबल कि आपको आंसर इसमें ओनली 2 या ओनली 3 मिले. आई एम जस्ट सेइंग. ठीक है, कई बार आपको ऐसा होगा कि ऑप्शन से नहीं आ रहे होंगे, सारे स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट आपको ऑप्शन से आंसर की तरफ पहुंचना होगा. ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज़ रेणुका वेटलैंड. ठीक है, ये सबको पता है, रेणुका वेटलैंड वहाँ की सबसे बड़ी वेटलैंड है और ये हिमाचल में ही है. ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अभी जान जाएँ, रेणुका वेटलैंड सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की. ठीक है, ये हो गया. रुद्रसागर लेक, ये जनरली हमें लगेगा कि ये MP में है, इंदिरा सागर या फिर बहुत सारे सागर लेक आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान में, बट ये एक कैच है, ये सही है. ठीक है, क्योंकि रुद्र सागर को ही रुधिजला बोलते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में ही है. ठीक है, तो ये भी सही है. तो 2 तो आपका सही हो गया. और सस्थमकोट्टा लेक बताओ आप कहाँ पर है, और ये है गलत, ये केरल में है, ना कि तमिलनाडु में. ये लेक आपका केरल में है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ समझ में आ गया कि होकेरा जम्मू कश्मीर में, रेणुका सही है, रुद्रसागर सही है, और सस्तमकोट्टा कहाँ पर है, केरला में है. तो ओनली 2. ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मॉडरेट लेवल का सवाल है. ठीक है, स्टेटमेंट बेस है तो बहुत ये आसानी से निकाल सकते हो. पहले क्वेश्चन को देखते हैं. इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, ओके, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज. अच्छा, ये पहले से ही बता दे रहा है UPSC हमें कि देखो रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लंग्स बोलते हैं और वेटलैंड को किडनी बोलते हैं. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट दी, मतलब आपको एक प्रकार से कंपैरिजन बनाना है और दिए हुए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्शन है. चलो चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं. पहला आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लंग्स है. ठीक है, और वेटलैंड ये है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और आपको बोलना है कि वेटलैंड किडनीज है. तो देखते हैं. द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सबसॉइल परकोलेशन एंड एवोपरेशन. ठीक है, बट ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये कहाँ से उसको जस्टिफाई कर रहा है. ठीक है, मतलब ये जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहा है. एल्गी फ्रॉम न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क
बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। ये मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगेन इट्स अ फीचर, ठीक है। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। हाँ, कुछ हद तक ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, कुछ हद तक। ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। अब आप बताओ किडनी का हमारे बॉडी में क्या रोल है? रेगुलेशन का ही तो रोल है कि नहीं? हम रेगुलेट ही तो करता है, वो वाटर को रेगुलेट करता है और फिल्टर करता है। फिल्टर क्या करता है? वेस्ट। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हैवी मेटल को फिल्टर कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट, एक्सेस न्यूट्रिएंट। तो क्या हम इसको किडनी का फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं इन आवर बॉडी? एग्जैक्टली। तो देखो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको मॉडरेट सेक्शन में हम लोग रख सकते हैं, ये सही है, बट ये किडनी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल के, यूपीएससी इतना इसीलिए आसान नहीं कहा जाता है, ठीक है। बट अगेन ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच नहीं पा रहे थे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, इसीलिए इसको मॉडरेट सेक्शन में मैंने रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पॉलीथेनी टेरेप्थेलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड, पीईटी बोलते हैं इसको, ठीक है। द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में आया था। फर्स्ट, इट जो को 4 स्टेटमेंट है और उसमें ये बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, मतलब 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2 एंड 3। तो हमें चारों स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये आसान भी है ना, इसमें से जो एकदम गलत से स्टेटमेंट उनको निकालो और एलिमिनेशन किस हद तक काम कर सकता है, देखते हैं। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। एक बात बताओ, क्यों नहीं भाई? ऑब्वियसली वी कैन ब्लेंड, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी होगी ना जो इन पॉलीथीन टेरेप्थेलेट को ब्लेंड तो फाइबर में कर ही देगी ना, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सही हो सकता है बिल्कुल, तो पहला तो सही है, ठीक है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर, हाँ बिल्कुल, एनी अल्कोहलिक बेवरेज। देखो ये हो गया दिक्कत वाली बात, एनी अल्कोहलिक। आप सोचो ना, बहुत सारे ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट होंगे जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि जिनकी प्रॉपर्टी आप दैट कैन मेल्ट द प्लास्टिक, आप समझ रहे हो। इसीलिए देखा करो अल्कोहलिक प्रोडक्ट जनरली नहीं, इट इज़ अंडर रूल, आप उनको ग्लास बॉटल में देखने को मिलते हैं। तो प्लास्टिक में इसीलिए नहीं क्योंकि वो उनसे बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो दूसरा तो नहीं होगा। एनी अल्कोहलिक कैसे सकता है? हाँ भाई, कुछ को मान सकते हैं एक पल के लिए, पर सबको नहीं। अगर एक भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं हुआ, आप समझो, जिसको नहीं स्टोर कर सकते हैं, तो फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना हमें आना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेकंड को अगर हम हटाएंगे तो ये हट गया और ये हट गया, ठीक है। तो बचा ही है 1, 4, 1, 3। तो 3 और 4 को देखना है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, क्यों नहीं भाई? तो ये पॉलीथिलीन फैमिली का है तो रिसाइकल तो होगा ही होगा। एक तो यहाँ पे कैन भी लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बड़ा ही पॉजिटिव है प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली इट कैन बी। तो तीसरा तो सही है। अगर तीसरा सही तो फिर आपका आंसर आ गया। तो चौथा देख भी लेते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड बाई इंसनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एक बात बताओ, अगर इतना ईजिली डिस्पोज हो जाए जला कर और विदाउट कॉजिंग, ये क्या है? मतलब हमको सबसे पहले स्टेटमेंट 4 ही पढ़ना चाहिए था, और स्टेटमेंट 4 भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। एक तो यूपीएससी का जो बच्चा एकदम स्टार्ट कर रहा होगा ना, वो भी इसको बता देगा कि ये गलत है, ठीक है। तो मतलब देखो, यूपीएससी कभी कभी हेल्प भी करती है, ठीक है। ऐसे विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस, ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं कि जो ग्रीन हाउस गैस ना कॉज करे। वी एज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग आर द वन ऑफ द रीजन वी आर कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियो केमिकल साइकिल। देखो ये जो बायो वर्ड है ना, बड़ा फेवरेट है यूपीएससी का। बायो जियो केमिकल, बायो रॉक, बायो माइनिंग, बायो फिल्म, बायो बहुत बायो पूछते हैं, ठीक है। तो देखो ये थीम भी यहाँ से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। अगर कभी भी न्यूज़ में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, कहीं भी डाउन टू अर्थ में आपको ये बायो करके वर्ड पकड़ में आए ना, तुरंत उस पर जो भी है आप पढ़ लेना न्यूज़ में। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर साइकिल। इसको मैंने इसी कैटेगरी में रखा है, क्यों? यहाँ पे ही लिख दिया वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। कार्बन साइकिल गैसियस है, नाइट्रोजन साइकिल गैसियस है, फॉस्फोरस, अभी रुक जाओ, जो सल्फर है वो भी आपका गैसियस प्लस रॉक दोनों साइकिल में, ये मतलब ये गैसियस साइकिल में भी आता है और आपके रॉक्स के थ्रू भी, वेदरिंग के थ्रू मिलता है। बट जो फॉस्फोरस है वो तो सिर्फ और सिर्फ रॉक्स में ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ। ईजी है ना इसका आंसर पकड़ना, ठीक है। तो बाकी तो आप ये बहुत ईजी बना के दे दिया था 2021 में, ठीक है। आगे चलते हैं। विच, इसको मैंने देखो थोड़ा सा टच सेगमेंट पे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेट्रीवोर,
ठीक है, डेट्रीवोर पता होना पहले तो ये ज़रूरी है, डेट्रीवोर क्या होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर? ए अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्स, वुड लाइस। ठीक है, चलो ऑप्शन देखो। जब ना आपके पास 4-5 ऑप्शन हो, एक बात बता दें, जब आपके पास 3 से ज़्यादा ऑप्शन हो ना, तो आप समझ लो ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड में रखा है और मैं बोल रहा हूँ ईजिली सॉल्व की जा सकती है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट आप मेरी बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि अगर आप इन 5 में से 1-2 को भी एलिमिनेट कर पाए तो आपके चांसेस टू गेट नियर द आंसर इज़ वेरी लाइकली, बहुत लाइकली, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आप इस चीज़ को समझो कि आप हल इसको आसानी से कर सकते हो अगर 1-2 ही पता है। देखो मुझे ये पता है जो जेलीफिश है ना, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जानवर खाता है, ठीक है। जेलीफिश जानवर खाता है, तो बस अब मुझे ये पता चल गया तो आंसर तक तो मैं आराम से पहुंच सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये कार्निवोरस है, तो दूसरा तो हटा दो, देखो आंसर, ठीक है। और सी हॉर्स के बारे में भी आप लोग जानते हो कि ये सी हॉर्स भी आपको एक कार्निवोरस एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है। और तो आप अगर मान लो जेलीफिश नहीं पता था तो आप सी हॉर्स के थ्रू आंसर बेस्ट, 4th यहाँ से हटाओ, 4th यहाँ से हटाओ, 4th यहाँ से हटाओ, कह रहे हैं ना यूपीएससी आपको ऑटोमेटिक जवाब देती है। और देखो ये तो बात पता ही है आपको, अर्थवॉर्म एक हेट्रोट्रॉप है, ठीक है। डेट्रीवोर हेट्रोट्रॉप ही होते हैं, ठीक है। वो अपना न्यूट्रिशन किसी डेट्राइटस को फीड करते हैं, दे फीड ऑन डेट्राइटस, ठीक है। तो डेट्राइटस होता क्या है, डेड और डिकेइंग पार्ट को बोलते हैं ना, डेड और डिकेइंग पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। तो अर्थवॉर्म तो आंसर में रहना चाहिए, तो अर्थवॉर्म तो चलो ठीक है आंसर में था। और इसी तरीके से मिलीपेड्स और वुड लाइस, तो वुड लाइस भी इजीली आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और मिलीपेड्स के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी दूं तो एक तरीके से ये भी डेट्राइटिवोर्स ही होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेगमेंट में आते हैं, ठीक है। इजी था, बट इसको मैंने टफ इसलिए रख दिया क्योंकि कई बार ना ऐसे नाम देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो मैंने इसको ईजी और टफ दोनों कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो क्यों रखा है, अगेन अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा दिए तो बहुत ईजी है। और ये नाम पढ़ लिया और ये क्या पूछ रहा है, टिपिकल बायोलॉजी पूछ रहा है यूपीएससी, डर गए तो गए। सवाल को पहले ना रेड वाले बेसिस पे देखते हैं, मतलब थोड़ा सा टफ है ना कि हमने निडारियंस, फंगजाई और प्रोटोजोआ के बारे में इतना यूपीएससी की तैयारी करने वालों को नहीं पता होता। भाई जिन्हें पता है हैट्स ऑफ टू देम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। निडारियंस, फंजाई, प्रोटोजोआ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये कोड्स दे दिए हैं, ठीक है। एलिमिनेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपको डर लग रहा है सीधे छोड़ दो, स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक। तो ये हो गया आपका रेड वाला। पर अगर मैं रेड वाले को हटाऊंगा और इसको ईजी करूंगा ना, तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ठीक है, कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यार एक कितनी ईजिली आपको आंसर खुद ही प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं ये, क्यों नहीं कर सकते हैं ये, क्यों नहीं कर सकते हैं ये, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर, शेयर शेल्टर, शेयर न्यूट्रिएंट्स, एक तरीके से ऐसे ही रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ज़ुक्सैंथली के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कोरल रीफ के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये दोनों वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। देखो इसीलिए मैं कह रहा था डीप में नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे ना ऑप्शंस को एनालाइज करके आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। वैसे भी 100 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आई पर्सनली फील कि एक बड़ा टॉपर भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा और बहुत पढ़ाकू लोग भी इसको डिनाई नहीं करेंगे। ये 100 में से ना मुश्किल से 35 से 33% सवाल ही आपके देखे हुए, सुने हुए और आपको पढ़े हुए आ रहे होते हैं। बाकी आपको कट ऑफ निकालने की ना स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है, ठीक है। आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, समझी होंगी, देखी होंगी, वहाँ से आपको डिराइव करके आप कट ऑफ के उस पार जाते हो, ठीक है। इफ़ एनीवन डोंट एग्री विथ मी कैन श्योरली क्लेम कि आप सर गलत बोल रहे हो ऐसा वैसा, बट ठीक है, आई विल रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन इट्स जस्ट अ थॉट, आप भी इस पर सोचो, ठीक है। फंजाई, अरे यार फंजाई तो यार ऑब्वियसली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पता नहीं किसके साथ रहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों के साथ रहते हैं, वो उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, वो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
आपको पता है कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वहाँ पे फंजाई का रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। प्रोटोजोआ के साथ भी यही है, आपके बॉडी में होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, आप हमारे स्किन में होते हैं प्रोटोजोआ। ये तो ईजी है। तो मैंने बोला ना कि वो टफ से कैसे ईजी हो गया, अगर आपका कैन पे दिमाग थोड़ा सा खुल जाए तो। आगे चलते हैं। अगेन इट वॉज अ टफ क्वेश्चन इंडीड, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी सीएससी 2018 में पूछा था। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर, पता नहीं। मोर देन 1/3 ऑफ द, एक तो ये जो डेटा दे देता है ना दिमाग खराब हो जाता है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। कोरल रीफ्स होस्ट फॉर द मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोरल रीफ के बारे में आपको पता है, यूपीसी का ये फेवरेट है भैया, पता नहीं कितनी बार इन्होंने पूछा है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और ये फिलीपीन जो वाटर है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये 1/3 ना कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक तरीके से थोड़ा सा वाइडर स्कोप ऑफ द नंबर है, और ये सही है, ठीक है। अकेले इन्हीं तीनों में लगभग 45 से 50% पाया जाता है, ठीक है, आपके कोरल रीफ्स। तो ये तो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें फिर ये पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल वाटर। अगर आपको कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ी सी भी अगर जानकारी होगी तो आपको ये आइडिया ज़रूर होगा कि उनको जीने के लिए यही कोई 23 से 29 डिग्री, 23 से 29 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, और ये ट्रॉपिकल वाटर में ही मिलता है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये एक ऐसे ये मान लो समुद्र है, तो वो वहाँ से 16 फीट से लेके 30-35 फीट तक दे रहते हैं, ताकि जहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ लाइट भी आए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और ये ये ट्रॉपिकल वाटर में क्यों रहते हैं, जैसे मान लो ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, तो ये आपका हो गया इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इन्हीं पानी पाए जाते हैं। तो वहीं पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे वो टेम्परेचर जहाँ पे मिलता है। और देखो इक्वेटर के पास बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो ऐसा ही है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल्स आर फाउंड। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं पाया जाता है, प्लीज़ आप इसको ये मत समझना यहाँ नहीं पाया जाता है, पाया जाता है भाई, पाया जाता है, पर मोस्ट वहाँ पाया जाता है। तो ये सही हो गया। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दोज ऑफ, इसीलिए तो इनको एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसीलिए कहते हैं। अगेन 7th का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। 8वें पे चलते हैं। ये इसको मैं इजी सेगमेंट में रखा हूँ, बहुत ही ईजी है, कोई भी बता देगा, हल्का फुल्का भी तो दिमाग लगाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर या अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस, मतलब रोकते हैं। तो हार्ड एंड वैक्सी, ऑब्वियसली थोड़ा सा वो देखा करो कि वैक्सी सरफेस होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्यूटिकल, काफ़ी क्यूट होते हैं वो शायद सॉरी फॉर माई लेम जोक, ठीक है। दीज वैक्सी कवरिंग ऑन प्लांट लीव्स यंग स्टेम्स एंड फ्रूट आर कॉल्ड क्यूटिकल, इसको याद कर लो, ठीक है। ये जो प्लांट के जो स्टेम पे या फिर ये जो लीव्स होते हैं ना, इस पे आप इन्हीं को क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। बहुत गंदी मेरी ड्राइंग है। टाइनी लीव्स, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना कम लॉस होगा। तो ये तो बहुत ईजिली आप इसको करेक्ट मान सकते हो। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, इसीलिए तो जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना बेटर रहेगा पानी को बचाने के लिए। तो अगेन ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं मॉडरेट में रखूँगा क्योंकि एक बड़ा ही एम्बिगुअस वर्ड है फर्टिलाइजेशन, वो भी कार्बन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जनरली कुछ ग्रोथ से रिलेटेड, फर्टिलाइज ग्रो, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ, चलो यहाँ पे ग्रोथ आ गया, ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दो तो जो प्लांट है उनका ग्रोथ बढ़ जाएगा। अच्छा जी। इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहते हैं। तो हम कार्बन फर्टिलाइजेशन एक नया वर्ड क्यों बोलें, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं, है कि नहीं। इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशन, तो इसको ओशन एसिडिफिकेशन नहीं बोल देंगे। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ओशन एसिडिफिकेशन बोल देंगे। एडाप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ टू क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाई द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक है, एडाप्टिव मैकेनिज्म का ये कंसेप्ट है। एडाप्टिव मैकेनिज्म सही बात है, बट इसमें ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ आपको यहीं पे दिख रहा है। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है।
एक तरीके से इनको खाना ज़्यादा मिलता है तो इनका पत्तियों को ज़्यादा खाना है ना, उनका खाना कार्बन डाइऑक्साइड ही, तो वो बढ़ गया तो वो बढ़ गया। अच्छा, आपको एक और बात बता दूँ, थोड़ा सा ये जनरली बहुत सारे वीडियोस में इसको डिस्कस नहीं किया गया है, पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे आता है, बस जब मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर CO2 का कंसनट्रेशन एलिवेट हो रहा है, ठीक है, और जो प्लांट है, ठीक है, जो या फिर पेड़ है, वो एक वाटर स्ट्रेस एरिया में है, ठीक है, वाटर स्ट्रेस एरिया में है, तब भी उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। और अच्छी चीज़ क्या है कि उस वक्त उसकी जो वाटर स्ट्रेस एरिया में जो इन्हांसमेंट हो रहा है ना, ग्रोथ में या फिर CO2 कंसनट्रेशन में इन्हांसेस हो रहा है, तो एक चीज़ इससे भी समझो कि ये बहुत अच्छे से वाटर मैनेजमेंट भी करते हैं उस वक्त बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट भी करते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कैचेस थे जो मैं बताएं, क्या पता नेक्स्ट ईयर UPSC का मन आया पूछते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इसको मैं मॉडरेट रखा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बायोलॉजी वर्ड आ गया था, इसलिए कुछ लोग डर जाएंगे, बट है बड़ा आसान, ठीक है। मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड, अच्छा। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। पॉल्यूशन एस इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। देखो, जनरली BOD COD को हमेशा हम पॉल्यूशन से समझते हैं, पॉल्यूशन, जब भी पॉल्यूशन की बात आती है ना तभी इसकी बात करते हैं। अब देखो पॉल्यूशन कहाँ है, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, इधर पॉल्यूशन तो इससे कुछ है ही नहीं। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अच्छा भी रुक जाते हैं इसमें, ठीक है। पॉल्यूशन ऐसे देखो यहाँ पे पॉल्यूशन आ गया, एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड, इसमें भी कुछ ऐसा पॉल्यूशन सा नहीं है, ये दो है, ठीक, बट ये एग्जैक्ट है, आई एम सॉरी, इसीलिए ये सही है। अच्छा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, पहले इसको वो समझ लो, बायोलॉजी तो BOD क्या होता है पहले ये समझ लो। BOD होता है ना कि O2 का डिमांड, ठीक है, और डिमांड वो कौन कर रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, अपने रिस्पायरेशन के लिए। जो पानी के अंदर है ना, ये छोटे 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 ये जो डिमांड करते हैं, कितना डिमांड करते हैं, इसी को बोलते हैं BOD, ठीक है, ठीक है। चलो, अब एक आ गया है COD में मान लो नेक्स्ट टाइम सवाल आ जाए तो, सॉरी, COD को कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी वही डिमांड करते हैं, ठीक है। बट वाई दे डिमांड, क्योंकि इनको केमिकल को क्या करना रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो उनको ऑक्सीडाइज करना रहता है, केमिकली ऑक्सीडाइज करना रहता है। जैसे मान लो अमोनिया चला गया पानी में, नाइट्रेट चला गया पानी में, तो उनको, तो एक तरीके से कितना पॉल्यूशन है, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा तो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अगर ज़्यादा COD बढ़ेगा तो मतलब वो बहुत ज़्यादा केमिकली पॉल्यूटेड है, ठीक है। और इन दोनों में ज़्यादा बेहतर क्या है मेजर करने के लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम को, COD। तो और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। और ये थोड़ा इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इन इकोसिस्टम? A. Total amount of organic matter produced by autotrophs by the process of photosynthesis. B. Total energy captured by the primary producer through photosynthesis minus the losses due to respiration. C. Total amount of energy transferred from one trophic level to next trophic level in a food chain. बहुत बढ़िया. Total amount of organic matter produced at all trophic levels in the ecosystem. प्लीज़ इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर मन करे तो कर दो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद।